हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, टॉपिक को डील करने वाले हैं, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है या कभी कभी एक वर्ब को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ता है, यानी नाउन से जोड़ता है। कभी कभी एक एडजेक्टिव को दूसरे नाउन से जोड़ता है, तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कुछ ऐसे शब्द देखिए क्या क्या हो सकता है। आपके उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे एट, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, बाय, विथ इत्यादि। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इसकी हिंदी कहीं पे का, की, कहीं में, पर, से, के द्वारा, के साथ, वगैरह वगैरह, ये सारे इसकी हिंदी है। अगर दो वाक्य प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़े जाएं तो उस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसका जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़्यादा घुमा फिरा के ना बात करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो वाक्य है, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहां देखिए दो वाक्य है। देखिए बीच में तो पहली बात का शब्द आया, ये एक प्रीपोजिशन है। का के पहले एक वाक्य है और का के बाद दूसरा वाक्य है। का के पहले वाला वाक्य तुम्हारे पढ़ने, और का के बाद वाला वाक्य कोई फायदा नहीं है। तो यानी दो वाक्यों को ये का शब्द जोड़ रहा है, तो ये का यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए कि दूसरा वाला वाक्य पहले बनाइए। अगर का की इंग्लिश ऑफ है तो उस केस में दूसरे वाले वाक्य की इंग्लिश पहले बनाई जाती है, ये रूल है। तो कोई फायदा नहीं है, इसको पहले ट्रांसलेट करें। इसका तरीका क्या है? वही जैसा हम लोग कर चुके हैं पहले टेंस और मॉडल्स पढ़ते समय, कि यहाँ देखेंगे पहचान वाले शब्द के पीछे क्या है, वर्ब है कि नहीं देखते हैं। फायदा वर्ब नहीं है, आपको मालूम है क्यों नहीं वर्ब है? क्योंकि इसमें ना अक्षर नहीं जोड़ सकते। फायदा ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं तो क्या करते हैं, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास फायदा है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतनी जगह खोजिएगा, यहाँ नहीं। का के बाद वाला जो वाक्य है उसी में सिर्फ इसका उत्तर खोजिएगा। किसके पास फायदा है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दिखा तो पैसिव एल पी लगेगा, इजार या एम लगेगा। फिर कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, कौन फायदा है, क्या चीज फायदा है, इसका भी प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ तक कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हो बातें, तो पहले हमने फिर से कहा कि टेंस और मॉडल्स पढ़िए, अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़िए, तब आपको समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ समझ में आने वाली नहीं। तो कोई फायदा नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज नॉट एनी प्रॉफिट। बचा का की इंग्लिश होगी आओ। अब क्या बचा, तुम्हारे पढ़ने। ये किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, इसी को अब हमें थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के पहले जो वाक्य जुड़ा होता है उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है, इसका तरीका ये है कि आप क्या करिए, जो ने लगाए वर्ब में पढ़ने, ने अक्षर की जगह रहा है शब्द जोड़ दीजिए। कभी कभी रहा हूं भी हो सकता है, कभी कभी रहा है भी हो सकता है। फिलहाल पढ़ रहा है या पढ़ रहे हो, जो भी सही लगे वो जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर रहे हो जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिखा है। अगर हम कहें तुम्हारे पढ़ने तो मतलब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, ये शब्द प्रयोग होते हुए वाक्य बनाएंगे। तो तुम पढ़ रहे हो। अब इसको ट्रांसलेट करें, तुम पढ़ रहे हो, मालूम है यू आर स्टडिंग। अब हमें क्या करना है, यू आर स्टडिंग लेके यहां लिख नहीं देना है, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा है तुम पढ़ रहे हो का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से नहीं लिखा है तुम पढ़ रहे हो का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता तो पहली बात वाक्य सुनने में गलत लगता, और दूसरी बात लिखा होता तो इस तरह से लिख देते, लेकिन नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है तुम्हारे पढ़ने। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो यू लिखा है इसको योर में बदलिए, आर हटा दीजिए, बचा स्टडिंग, योर स्टडिंग। यही हुई तुम्हारे पढ़ने की अंग्रेजी। तुम्हारे पढ़ने की अंग्रेजी की योर स्टडिंग। यानी क्या किया, फिर से एक बार बतला दें, ने हटा के वहां पर रहे हो, रहा हूं, रही हूं, जो सही लगे वो जोड़ दीजिए। यहां तुम्हारे लिखा है तो तुम्हारे का मतलब तुम, तो तुम के साथ रहे हो शब्द सही लगता है, इसलिए हमने तुम पढ़ रहे हो लिख दिया और उसको ट्रांसलेट किया यू आर स्टडिंग, फिर यू को कन्वर्ट बदला योर में।
यानी पॉजेसिव नाउन में। हेल्प यू हटा दिया, बचा उतार दिया। योर स्टडिंग, और उसको यहां पे लेके लिख देना है। देयर इज नॉट एनी प्रॉफिट ऑफ योर स्टडिंग। उसे बुलाने में खतरा है। ठीक, अब देखिए यहां पे दो वाक्य है, प्रीपोजिशन है मे की इंग्लिश होती है इन, और इस प्रीपोजिशन के माध्यम से दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है। पहला वाक्य है उसे बुलाने, दूसरा वाक्य खतरा है। तो हमें इस केस में क्या करना है, पहले खतरा है कि इंग्लिश बनानी है। उसके लिए क्या देखना है, यहाँ वर्ब है कि नहीं, खतरा वर्ब नहीं है, आपको मालूम है क्यों नहीं वर्ब है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास लगा प्रश्न करते हैं, किसके पास खतरा है। इस प्रश्न का उत्तर बस यहाँ से यहाँ तक में देखना है, क्योंकि ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे जो प्रश्न किया जाएगा उसका उत्तर, उसका सब्जेक्ट खोजने के लिए यहाँ मत जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, यही गलती होती है। तो खतरा है, तो खतरा है, किसके पास खतरा है, उत्तर यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पैसिव को एलपी लगेगा, इज आर या एम लगेगा, फिर कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन खतरा है, क्या चीज खतरा है, इसका भी उत्तर यहाँ नहीं मिला तो देर लगेगा यहाँ पर भी। तो ट्रांसलेशन बनेगा देयर इज रिस्क या देयर इज डेंजर। अब बचा मे की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे इन। अब इन हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पीछे जो बचा उसे बुलाने, इसको क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इसको एक वाक्य का रूप देंगे। ने हटा के रहा है लगा दें, रहे हो लगा दें, रहा हूं लगा दें, जो सही लगे। लेकिन उसे हटाकर वह नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जैसे पिछले वाले वाक्य में तुम्हारे पढ़ने था, तो तुम्हारे को हमने तुम कर दिया था, पढ़ने को पढ़ रहे हो कह दिया था, लेकिन यहाँ पे उसी का वह कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। देखिए उसे बुलाने, अरे कोई व्यक्ति वहां खड़ा है, हम कह रहे उसे बुलाने, उसे बुलाने, तो अगर हम उसको कर दें वह बुला रहा है तो उलट नहीं जाएगी बात। जहां हम कह रहे हैं उसे बुलाने, अब हम कह रहे हैं वह बुला रहा है, उल्टा हो जाएगा। अभी तो कह रहे तो उसे बुलाने, अब हमने जो वाक्य का रूप दिया तो हो गया वह बुला रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस केस में उसे को वह में नहीं बदलेंगे, उसे को उसे ही रहने देंगे। तो कहेंगे उसे बुला रहे हैं। ठीक, ये पहले लिख लीजिए, उसे बुला रहे हैं। ये तो सुनने में अटपटा लग रहा है, क्योंकि वाक्य में लग रहा है कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, या मैं छुपा हो सकता है, हम तुम वह, कुछ छुपा हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या छुपा है, हम उसे बुला रहे हैं, हम लगा के देखिए सही लग रहा है, तो यहाँ हम लेके लिख देंगे। हम लिखने के बाद अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम उसे बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है, हम, तो ये एक्टिव हो गया, तो वी आर कॉलिंग हिम। अब क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है वी, पिछले वाले वाक्य में यू था, उसको तो हमने योर में बदल दिया, लेकिन यहाँ पे वी को अस में नहीं बदलेंगे, अवर में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी हम लोगों ने अपने मन से बनाया है, अपने मन से वाक्य लगाया, शब्द लगाया अपनी ओर से, ताकि ये वाक्य एक सही वाक्य बन सके। तो इस केस में हमें वी हटा ही देना है, वी को अवर में चेंज नहीं करना, हटा ही देना है। और हेल्प यू अब हटा नहीं है, जैसे पिछले वाले वाक्य में हमने देखा था, इसमें से हेल्प यू हटा दिया था, तो यहाँ से भी हेल्प यू हटा देंगे, तो बचा क्या रह जाएगा, कॉलिंग हिम। उसे बुलाने की इंग्लिश हो जाएगी कॉलिंग हिम, तो वो यहाँ पे लेके लिख देंगे। तो देयर इज रिस्क इन कॉलिंग हिम। मेरी तारीफ किए जाने का क्या कारण है, इसमें भी देखिए का लगा है, का के बाद एक वाक्य क्या कारण है, का के पहले एक वाक्य मेरी तारीफ किए जाने, दो वाक्य हो गए। तो पहले का के बाद वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, क्या कारण है की इंग्लिश पहले बनाएंगे। कारण वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं तो क्या करेंगे, किसके पास लगा प्रश्न के प्रश्न, किसके पास कारण है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतनी जगह खोजेंगे, इसके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है। क्लियर, तो किसके पास कारण है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो पैसिव एलपी लगाएंगे, इज आर या एम। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कौन कारण है, क्या चीज कारण है, इस प्रश्न का भी उत्तर इतनी जगह नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, देयर का प्रयोग होगा, और कारण एक वचन है तो इज लगेगा। और ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या कारण है, तो पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है जब क्या की इंग्लिश तब नहीं बनाई जाती है जब उत्तर हाँ या ना में आए। तो अगर किसी से पूछते हैं क्या कारण है, तो उत्तर में हाँ या ना जवाब में नहीं आएगा, बल्कि कारण बतलाएगा कि ये कारण है। तो इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनेगी, यानी वॉट लिखेंगे।
और आपको मालूम है प्रश्नवाचक शब्द के बाद अगर संज्ञा हो तो उसको साथ में लिखा जाता है। तो क्या के बाद ये कारण लिखा है, ये एक संज्ञा है, क्रिया नहीं है, तो इसकी इंग्लिश के बगल में लिखेंगे रीजन। व्हाट रीजन, फिर हेल्प यू अप का पहला भाग इज, फिर देयर, व्हाट रीजन इज देयर, क्या कारण है, व्हाट रीजन इज देयर। ठीक, ये हो गया। अब का की इंग्लिश बनाएंगे। का की इंग्लिश होती है और, लेकिन कभी कभी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या होता है कि उसमें अगर डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि रीजन के साथ फॉर लगता है तो फॉर ही लगेगा, ऑफ नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा, ऑफ नहीं। यानी रीजन का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो ऑफ नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, रीजन फॉर। ठीक, अब बचा क्या, मेरी तारीफ किए जाने। अब इसको क्या करेंगे, वाक्य का रूप देंगे। फिर से वही काम करेंगे, ने हटा के रहा है जोड़ेंगे और देखेंगे रहा है लग रहा है सही कि रहे हो, रही है, क्या सही लग रहा है। इसके लिए अब देखेंगे मेरी, तो मेरी तारीफ किया, किए, तो किए का करना पड़ेगा किया। ठीक, तब रहा है सही लगेगा, किए जा रहा है सही नहीं लगेगा। मेरी तारीफ किए जा रहा है, ये तो सुनने में गलत लग रहा है, तो ने हटा के रहा है जोड़िएगा, तो बता मेरी तारीफ किए का किया हो जाएगा, किया जा रहा है, तो उसको लिख देंगे। और कायदे से किया जा रहा है की जगह की जा रही है होना चाहिए, मेरी तारीफ की जा रही, मेरी तारीफ किया जा रहा है नहीं, की जा रही है, तो उसको सही कर लें, की जा रही है कर लें। मेरी तारीफ की जा रही है। अब देखिए ये वाक्य कंप्लीट लग रहा है, मेरी तारीफ की जा रही है, इसमें आपको कुछ अलग जोड़कर देखने की जरूरत नहीं, जैसे इसके पिछले वाले वाक्य में हम लोग ने देखा, क्योंकि वहां वाक्य थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। ठीक, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ जोड़ के देखेंगे तो गलत लगेगा। जैसे तुम मेरी तारीफ की जा रही है, वह मेरी तारीफ की जा रही है, हम मेरी तारीफ की जा रही है, सब सुनने में गलत लग रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, मेरी तारीफ की जा रही है। आप भी समझ ही पा रहे होंगे वाक्य को सुनकर। तो मेरी तारीफ की जा रही है, ये सही वाक्य है, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए। ये पैसिव है, कौन तारीफ कर रहा है नहीं मालूम है, पैसिव है तो क्या होगा, आई एम बीइंग प्रेज्ड। अब क्या करेंगे, अब परिवर्तन करेंगे, आई को किस में बदलेंगे, माई में, सॉरी, हाँ ठीक है, एम हटा देंगे, खाली एम हटाएंगे, बीइंग रहने देंगे, माई बीइंग प्रेज्ड, माई बीइंग प्रेज्ड। माई बीइंग प्रेज्ड को लेके लिख देंगे, मेरी तारीफ की जा रही की इंग्लिश होगी माई बीइंग प्रेज्ड, वो यहां पे लिख देंगे, माई बीइंग praised, clear, my being praised. What reason is there for my being praised? मैं तुम्हारे यहां होने पर आश्चर्यचकित हूं। देखिए यहाँ पे पर लिखा है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे पर की इंग्लिश ऑन नहीं होगी, एट होगी। क्यों होगी एट, बताते हैं। उसके पहले ये समझ लीजिए, इसमें भी दो वाक्य है, लेकिन आपको लग रहा होगा एक वाक्य है। मैं तुम्हारे यहां होने पर आश्चर्यचकित हूं, सच कहें तो वाक्य है मैं आश्चर्यचकित हूं, ये एक वाक्य है। ठीक, मैं आश्चर्यचकित हूं, ये एक वाक्य है। तुम्हारे यहां होने, ये दूसरा वाक्य है। तुम्हारे यहां होने, ये दूसरा वाक्य है। लेकिन बोलते समय आमतौर पे हम लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे यहां होने पर मैं आश्चर्यचकित हूं, तुम्हारे यहां होने पर मैं आश्चर्यचकित हूं। बोलते समय हम लोग इस तरह से ना बोल के बोल देते हैं मैं तुम्हारे यहां होने पर आश्चर्यचकित हूं, इसलिए ट्रांसलेशन करते समय कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि ये दो वाक्य है, एक वाक्य है तुम्हारे यहां होने, दूसरा वाक्य मैं आश्चर्यचकित हूं। क्लियर है? तो अब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले पर के बाद वाले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। पर के बाद वाला वाक्य आश्चर्यचकित हूं, आश्चर्यचकित हूं की इंग्लिश अकेले आश्चर्यचकित हूं नहीं लिखा है, मैं आश्चर्यचकित हूं, ये ध्यान रखिएगा। आश्चर्यचकित हूं वर्ब नहीं है, ये आप भी जानते हैं वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें ना नहीं लग सकता, आश्चर्यचकित ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये वर्ब नहीं है। तो वही पूछेंगे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास आश्चर्यचकित है, किसके पास आश्चर्यचकित है, उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपको मालूम है जब उत्तर नहीं मिलता तो पैसिव को हेल्प लगाते हैं, यानी इज आर या एम लगाएंगे इसमें भी। फिर कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन आश्चर्यचकित है, तो उत्तर मिला मैं, तो ये मैं सब्जेक्ट है, भले यहाँ लिखा हो लेकिन आपको मालूम है ये इसका पार्ट है, मैं आश्चर्यचकित हूँ, और ये दूसरा है तुम्हारे यहाँ होने, ये अलग वाक्य है, और ये मैं यहाँ का शब्द है जो कि उठ के यहाँ पे लिखा गया है,
और आप चाहे तो मान लीजिए यहीं पे लिखा है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इसलिए इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि पिछले दो वाक्यों में उन्होंने किया। अब आपको लगा होगा कि प्रीपोजिशन में हर जगह देयर का ही प्रयोग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वाक्य दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई एम सरप्राइज्ड, माने आश्चर्यचकित, और पर की इंग्लिश एट, क्यों, क्योंकि सरप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है, उसके साथ अगर पर शब्द लगा तो हमेशा एट का ही प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, सरप्राइज्ड के साथ एट लगा हुआ दिखाई देगा, अच्छे डिक्शनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे एट का प्रयोग प्रीपोजिशन की जगह होगा। अब क्या बचा, तुम्हारे यहाँ होने, तो अब इसको फिर से वही काम करेंगे, वाक्य का रूप देंगे। लेकिन यहाँ पे रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर होने लिखा है, ठीक, और उसके साथ ने हटा के रहा है जोड़ देंगे, हो रहा है, तो हिंदी अजीब सी बनेगी, तुम्हारे यहाँ हो रहा है। तो क्या करेंगे, होने हटा के है या हो या हु खाली लगाएंगे, रहा है रही है नहीं, है हो या हु लगाएंगे। तुम्हारे यहाँ होने, तो तुम्हारे का क्या हो जाएगा, हम कह रहे तुम्हारे यहाँ होने, किसी को कह रहे तुम्हारे यहाँ होने, तो इसका मतलब तुम यहाँ हो, क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ पे हो लगा रहे हैं, तुम यहाँ हो, इसको पहले लिख लें। तुम यहाँ हो, ये तो वर्ब नहीं है, तुम यहाँ हो, तो इसमें भी क्या करते हैं भाई, किसके पास लगा है, पूछेगा किसके पास यहाँ हो, उत्तर नहीं मिला, पैसिव का एलपी लगेगा, यानी इज आर या एम लगेगा। फिर पूछेंगे कौन कौन यहाँ है, तुम यहाँ हो, तो यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो क्या बनेगा, यू आर हियर। अब क्या करें, यू को बदलेंगे यो में, जैसा किया था पहले वाक्य में। लेकिन यहां से हेल्प यू तो हटाएंगे जरूर, लेकिन हेल्प यू हटाने के साथ इसमें बीइंग शब्द का प्रयोग कर देंगे, बीइंग, बीइंग हियर। यानी अगर इज आर एम जब हटाएंगे तो उसके बगल में जो शब्द दिख रहा है, अगर वो वर्ब नहीं है, यानी आप समझ लीजिए होने लिखा है, होने, अगर होने लिखा है तो उस केस में इज आर एम हटाने पर बीइंग लगाना है। या ऐसे समझिए, या ऐसे समझिए कि इज आर एम हटाने पर बीइंग तब लगाएंगे जब उसके बगल वाला शब्द वर्ब ना हो। तो यहाँ तो हियर लिखा है तो वर्ब है नहीं, इसलिए यहाँ पे आर हटा के बीइंग लगा रहे हैं, यो बीइंग हियर, वो यहाँ लिख देंगे। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बीइंग हियर, मुझे उसके सफलता प्राप्त कर पाने को लेकर संदेह है। इसको लेकर की जगह हमने ब्रैकेट में लिखा के बारे में, यानी दोनों का एक ही अर्थ होता है। चाहे आप कहें मुझे उसकी सफलता प्राप्त करने के बारे में संदेह है, या मुझे उसकी सफलता प्राप्त करने को लेकर संदेह है, दोनों एक ही बात है, इसलिए मैंने लिख दिया के बारे में, ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दो वाक्य, एक है, एक तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है, को लेकर, ये है प्रीपोजिशन को लेकर, इसकी इंग्लिश होगी अबाउट, या वहां पे लिख सकते थे के बारे में, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी अबाउट। इसको दो वाक्य जुड़े हुए हैं इसके माध्यम से। एक है संदेह, है संदेह का एक हिस्सा यहाँ पे छुपा हुआ, मुझे संदेह है, होना नहीं चाहिए मुझे संदेह है, वाक्य कुछ इस तरह से होना चाहिए था, उसकी सफलता प्राप्त करने को लेकर मुझे संदेह है। मुझे संदेह है बाद में बोलना चाहिए था, लेकिन बोलचाल की भाषा में कई बार हम लोग वही कर देते हैं, पहले सब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक। लेकिन ट्रांसलेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दो वाक्य, एक वाक्य मुझे संदेह है और दूसरा वाक्य उसके सफलता प्राप्त कर पाने, ठीक, ये दूसरा वाक्य है। तो पहले हम दूसरे वाक्य को बनाएंगे, संदेह है यानी मुझे संदेह है, इसको बनाएंगे, संदेह वर्ब नहीं है आपको मालूम है, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, तो किसके पास संदेह है, तो मुझे है तो मेरे पास हुआ, मुझे संदेह है तो मेरे पास हुआ, तो हैव लगेगा यहाँ पे, जब हैव लगता है तो एक्टिव का एलपी लगाते हैं, यानी डू या डस लगेगा, यहाँ से डू हट जाएगा, क्योंकि डू के बाद हैव आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, आई हैव डाउट। ये हो गया वाक्य, आई हैव डाउट, मुझे संदेह है। अब प्रीपोजिशन की इंग्लिश बनाएंगे, को लेकर, अबाउट, अबाउट हो गया। अब जो बचा, अच्छा अबाउट क्यों हो गया, क्योंकि वैसे भी के बारे में इंग्लिश हमेशा अबाउट ही होती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के भी रूप में मान सकते हैं। अबाउट डाउट अगर आप प्रयोग कर रहे हैं नाउन के रूप में, उसके बगल में जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा डाउट अबाउट ही होता है, इसलिए हम कह रहे हैं ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है डाउट के साथ जो लगता है। तो आई हैव डाउट अबाउट, अब बचा उसकी सफलता प्राप्त कर पाने, तो यहाँ पे ने हटा के रहा है जोड़ेंगे, तो रहा है जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके सफलता प्राप्त कर रहे हैं,
यानी कोई व्यक्ति ये कह रहे उसके सफलता प्राप्त कर पाने, तो अब उसके का हो जाएगा वह सफलता प्राप्त कर पा रहा है, तो सही लग रहा है क्योंकि उसके का हमने जब वह चेंज किया अर्थ नहीं बदल रहा है। कोई व्यक्ति खड़ा है, आप इमेजिन करिए, उसको हम कह रहे हैं उसके सफलता प्राप्त कर पाने, अब हम क्या कह रहे हैं वह सफलता प्राप्त कर पा रहा है, तो बात तो एक ही हुई ना, उसके का वह कर देने पे अर्थ नहीं ना बदल गया, अर्थ एक ही है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके का वह सफलता प्राप्त कर पा रहा है। इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए यहाँ पे पा लगा है, अगर आप एबल टू पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है अगर क्रिया के साथ पा अक्षर लगा होता है तो एबल टू का यूज करते हैं, और जब एबल टू का प्रयोग करते हैं तो पैसिव का एलपी लगाते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो रहा है लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का एलपी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग होता है। सब्जेक्ट कौन है वह, तो ही के साथ इज बीइंग लगेगा, ही इज बीइंग एबल टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना, गेट सक्सेस। अब क्या परिवर्तन करेंगे, ही को बदल देंगे हिज, हेल्पियो का फर्स्ट पार्ट इज हटा देंगे, बचा हुआ पूरा लिख देंगे बीइंग एबल टू गेट सक्सेस, और ये यहां पे उतार देंगे, हिज बीइंग एबल टू गेट सक्सेस यहां उतार देंगे। आई हैव डाउट अबाउट हिज बीइंग एबल टू गेट सक्सेस। तो हम लोगों ने आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ वाक्य देखे, थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार 4 बार अगर इसको देखेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। इतनी आसानी से ये चीज़ सीखी नहीं जा सकती है, फैक्ट है। आप सोचेंगे कि तुरंत देखते ही बना दें, इसमें वाक्य का रूप ना देना पड़े और फट से बन जाए, तो ये अभी संभव नहीं है। ये लिख के रख लीजिए, ये अभी संभव नहीं है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके ये सीखता है इंसान। मैंने तो एक ट्रिक समझाया है, इस तरह का ट्रिक आपको कभी कोई नहीं समझाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए सीखेंगे तभी सीख पाएंगे, और जब आप करने लगेंगे तब आपको ये सब करना थोड़ा होता है, तो सुनते ही आप बोल देंगे ट्रांसलेशन क्या है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से ही प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे, उसमें कुछ दूसरे प्रकार के प्रीपोजिशन को लेकर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।